Hey everyone, good evening. Good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. I know आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो SBI, IBPS और अलग अलग बैंकिंग एग्जाम और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल सेशन है जहां पर हम वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स को बात करेंगे। इसके पहले 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है और टेलीग्राम एंड एप्लीकेशन पे पीडीएफ अवेलेबल है। आज हम जुलाई मंथ के वीक 2 को मतलब 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक के हम करेंट अफेयर्स यहाँ पर देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी जो कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है, उन टर्मोलॉजी को भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। तो याद रखना है ये स्पेशल सेशन आपके बैंकिंग एग्जाम और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए है। अगर आप लोग भी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, नाबार्ड या सिडबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स का सेशन भी देखना है जहां पर हम टॉप 80 एमसीक्यू एवरी वीक डिस्कस करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी। क्लास ओवर होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली न्यूज आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। रिसेंटली 17th नंबर का ब्रिक्स समिट हो रहा है और ये समिट कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में 17th एडिशन ब्रिक्स समिट का हो रहा है। और हम सभी को पता है जो ब्रिक्स कंट्री हैं कौन कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलके 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का के बारे में सोचा और 2015 में इसको स्टैब्लिश किया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इनिशिएटिव है वो ब्रिक्स कंट्री का है और रिसेंटली 2 नई कंट्रीज ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। वो कौन कौन सी हैं? कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। तो टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक में 11 मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है? ये बेसिकली फंड देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जो इमर्जिंग इकोनॉमी कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए फंड देने का काम न्यू डेवलपमेंट बैंक करता है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको संघाई में देखने को मिल जाएगा। तो रिसेंटली कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक में आपको 11 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट आपको दिल्मा रूसेफ देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए अबाउट द बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स नेशंस के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। 2015 में इसे तैयार किया गया। संघाई में हेडक्वार्टर है। रीजनल ऑफिस इसके साउथ अफ्रीका और ब्राजील में है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और अब आपका यहाँ पे 2 और कंट्री ले लीजिए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। टोटल 11 नेशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पार्ट है, ठीक। चलिए नाउ बात करते हैं नीति आयोग के नॉर्थ ईस्ट रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। तो नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 को पब्लिश किया है। ये आपका सेकेंड एडिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनको पहली बार यूनाइटेड नेशन ने 2015 में डिफाइन किया था। टोटल गोल्स कितने हैं? तो टोटल गोल्स है 17 और 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके 121 डिस्ट्रिक्ट्स का असेसमेंट किया गया और उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है? हंतियाल डिस्ट्रिक्ट है। हंतियाल डिस्ट्रिक्ट आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी जो कि नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स पे टॉप पर है, ठीक है। ये सेकेंड एडिशन है जैसा कि मैंने मेंशन किया। 2011 में 21 में पहला एडिशन पब्लिश हुआ था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग और नीति आयोग का सहयोग किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय को शामिल किया है। इंडेक्स का मैक्सिमम स्कोर 100 होता है, मिनिमम स्कोर 0 होता है।
नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 2015 में नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बैरी हैं और सीईओ का नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। नाउ अब बात करते हैं एक कैरिबियन कंट्री के बारे में जिसका नाम है त्रिदाद एंड टोबैगो, और ये पहली कैरिबियन कंट्री है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। पहली कैरिबियन नेशन है टू इनेबल ट्रांजैक्शन थ्रू द इंडिया भीम एप्लीकेशन यूजिंग द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अब ये इंडियन रुपीज में, मतलब इंडियन रुपीज में आप अगर विजिट करते हैं इन कंट्रीज में तो आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी 8वें नंबर की कंट्री जिसने यूपीआई को ज्वाइन किया है। इसके पहले यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशियस ने भी यूपीआई नेटवर्क को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक। फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत सारी न्यूज़ पढ़ना सीखना बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ अगर आपको अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी अगर आपको करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास जून मंथ की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है जिसमें कैटेगरी वाइज सभी इंपॉर्टेंट डेटा को कवर किया है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, और प्रैक्टिस सेशन के लिए 300 एमसीक्यू और वन लाइनर भी जून मंथ के अवेलेबल है। आप इन मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको यूजफुल लगता है आपके आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया अनवील आयुष निवेश सारथी पोर्टल टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष के सेक्टर में काफी काम करती है और हम चाहते हैं कि आयुष के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट कब आएगा? किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट तब आता है जब उसकी सही जानकारी आपके पास हो। तो आयुष के सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में सही गाइडेंस देने के लिए, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया एक, आप कह सकते हो एक प्रकार की एजेंसी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि डीपीआईआईटी के अंदर काम करती है। 2009 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। आयुष निवेश सारथी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन्वेस्टर के लिए। तो गवर्नमेंट की आयुष के सेक्टर में जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, उसके बारे में बताना, अवेलेबल प्रोजेक्ट के बारे में बताना, प्रोजेक्ट के बारे में बताने के साथ उसके इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंसेंटिव आपको मिलेगा, और रियल टाइम में हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका पर्पस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्लैक बक सब्सिडरी TZF logistic solution received the prepaid payment instrument license from the Reserve Bank of India। आप लोगों ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि वॉलेट फैसिलिटी, आपकी पीपीआई फैसिलिटी है, अमेजॉन पे, फोन पे आपको सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उस वॉलेट के जरिए आप रिचार्ज करके बिल पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूल में स्पेंड कर सकते हैं, टोल चार्जेस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का एक्ट है और उसी एक्ट के अंदर इसे पीपीआई लाइसेंस दिया है। तो ब्लैक बक होली ओन सब्सिडरी TZF जो एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इसे ऑथराइजेशन दिया है आरबीआई ने टू ऑपरेट एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड कॉल मनी मार्केट आर टू 7 PM। पहले जो मनी मार्केट था, कॉल मनी मार्केट से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कॉल मनी मार्केट एक की कंपोनेंट है इंडिया के मनी मार्केट सिस्टम का, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोरो करते हैं या फिर लेंड करते हैं पैसे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ओवरनाइट, ओवरनाइट के लिए या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप मनी को बोरो कर रहे हो या लेंड कर रहे हो, उसको ही हमने क्या कहा है, कॉल मनी मार्केट कहा है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स करते हैं। पहले ये 5:30 तक था, 5:30 PM तक, इसको एक्सटेंड करके 7 PM तक कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया formed a working group chaired by the राधा श्याम राठो, राधा श्याम राठो कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने हमारे जो ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग है उसको रिव्यू करने का काम किया और इसे इम्प्रोवाइज करने का काम किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे जो टाइमिंग है कॉल मनी मार्केट की 2 घंटे से एक्सटेंड कर दिया। अब 7 PM तक एवरी डे अवेलेबल रहेगा, पहले 5:30 PM तक था। ठीक है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो 2 आवर टू 7 PM, पहले एग्जिस्टिंग विंडो 5:30 PM से 11:59 मतलब 12 PM तक थी, और अब इसको 7 PM से कर दिया है फ्रॉम 1 July। ठीक है, बैंक बोरो एंड लेंड मनी इन द कॉल मार्केट, और रिवाइज टाइमिंग फॉर द कॉल मनी मार्केट विल बी 7 AM to 7 PM नाउ। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्सटेंडेड द आवर फॉर मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो 4 PM, जो कि 1 अगस्त से इफेक्ट में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है जंबो टेल। जंबो टेल अब भारत की 6वें नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है 2025 में। जंबो टेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक बिजनेस टू बिजनेस या B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ग्रोसरी वगैरह परचेज करते हैं। इन्होंने $120 मिलियन के फंड को रेज किया है, और उसके बाद ये यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। ये भारत की 2025 की 6 नंबर की यूनिकॉर्न है। इसके पहले मैंने आपको सिखाया है नेट्राडाइन, जसपे, पोर्टर, ड्रूल जो कि एक पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड है, और JSW1 प्लेटफॉर्म, ये हमारे देश की यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। नेक्स्ट है पंजाब टॉप्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025। रिसेंटली हमारा जो कह सकते हो कि NCERT है, NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके पूरे भारत में एक प्रकार का असेसमेंट किया था फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड को एनालाइज करने, जिसमें कई सारे बच्चों का असेसमेंट किया गया, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को यहाँ पर चेक किया गया क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के लेवल पे, और तीनों ही लेवल पे पंजाब आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। सो पंजाब हैज इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024, securing the highest position across the class 3, class 6 and class 9। क्लास 3 में यू कैन सी पंजाब टॉप पर है, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश एंड केरला है। क्लास 6 कैटेगरी में पंजाब, केरला और दादर नगर हवेली आपको टॉप रैंकर्स मिल जाएंगे, और क्लास 9 कैटेगरी में पंजाब, इसके बाद केरला और चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पंजाब के जो CM हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। हमारे देश में ऑलरेडी आयुष्मान भारत स्कीम चलती है। उस आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, और आयुष्मान कार्ड के अंदर पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीज का आपको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी टर्सरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में। वो फैसिलिटी तो पंजाब के लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा पंजाब के जो लोग हैं, उनके लिए एडिशनल स्कीम शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। इसके अंदर 10 लाख रुपीज का फ्री यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे 65 लाख फैमिलीज को फायदा होगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना को अनाउंस किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने। ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 2025-26 के बजट में अनाउंस की थी, जिसके लिए 778 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख रुपीज पर एनम टू एवरी फैमिली इन द स्टेट। क्लियर है? बेनिफिशरीज कौन है? ऑल द रेसिडेंट ऑफ पंजाब इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो स्टेट में रहते हैं, उन्हें कवर किया गया है। यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपके जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं अंडर द आयुष्मान भारत प्लान। और पंजाब राज्य पहला पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है अपने रेसिडेंट के लिए पर ईयर 10 लाख रुपीज। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है बुल्गारिया अप्रूव टू ज्वाइन यूरोजोन इन 2026। आप सभी लोगों ने यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के बारे में सुना होगा जहां पे यूरो करेंसी चलती है, जहां पे ट्रेडिंग करने के लिए आप यूरो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका यूरोजोन है। और 21 नंबर की कंट्री बन चुकी है बुल्गारिया, जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है, और 2026 से ये एप्लीकेबल होगा। तो यूरोपियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव बुल्गारिया एडॉप्शन ऑफ यूरो फ्रॉम द 1 January। बुल्गारिया की जो करेंसी है वो लेव है, और लेव की जगह अब रिप्लेसमेंट होगा यूरो से। जब रिप्लेसमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन रेट होते हैं, तो 1.95 लेव इज इक्वल टू 1 यूरो, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन्डर लियोन आपको देखने को मिल जाएंगी, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2002 में यूरोजोन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये सभी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरोजोन को ज्वाइन किया है, और 21 नंबर की कंट्री आपको बुल्गारिया देखने को मिल जाएगी। अब यूरो जोन ज्वाइन करने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया होता है? आंसर है यस। ये जो यूरो जोन तैयार किया गया है अंडर द मास्ट्रिच क्राइटेरिया तैयार किया है, मतलब कोई भी कंट्री जिसमें लो और स्टेबल इन्फ्लेशन हो, वहाँ की पब्लिक फाइनेंशियली स्टेबल और साउंड करती हो,
स्टेबल एक्सचेंज रेट हो और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो। तो इन सारे पैरामीटर पे यूरो एडॉप्शन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिग गवर्नमेंट पेमेंट्स टू गो थ्रू आरबीआई ई कुबेर फ्रॉम द 16th ऑफ जुलाई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि 16 जुलाई से जो भी गवर्नमेंट की लार्ज वैल्यू की पेमेंट्स होंगी, मतलब 75 करोड़ से ऊपर की जो भी पेमेंट्स होंगी वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए होंगी। इससे क्या होगा, ट्रैक कर सकते हैं स्पेंडिंग मोर क्लियरली एंड रिड्यूस डिले इन द चेकिंग रिकॉर्ड। पहले ये 500 करोड़ था, 500 करोड़ रुपए के जो ऊपर के ट्रांजेक्शन्स थे वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए होते थे, लेकिन अब इसको 75 करोड़ करने का फैसला लिया है 16 जुलाई से, और आने वाले समय में इसे 50 करोड़ करने का टारगेट आपको मिल जाएगा। With eCubear, it will take just 24 hours to match account detail instead of waiting for many days, जिससे हम रियल टाइम में ट्रैकिंग कर पाएंगे कितना किस डिपार्टमेंट में मनी को स्पेंड किया है। eCubear एक स्पेशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई ने तैयार किया है। इट इज यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बैंक। क्लियर। नेक्स्ट है public sector bank to raise 45,000 crore rupees by a share sale in FY26। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं QIP के बारे में। QIP का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP के जरिए क्या करते हैं, बैंक अपने शेयर्स को लेकर आते हैं मार्केट में, और जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे बदले में बैंक फंड को रेज करता है। तो QIP is a way for bank to get money from the large institutional investor by offering them shares। तो यहाँ पे हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में QIP के जरिए 45,000 करोड़ रुपीस फंड को रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी बहुत जल्दी अपने QIP को लॉन्च करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है नेस्ट एंड यूनिसेफ स्टार्ट तलाश फॉर ट्राइबल यूथ डेवलपमेंट। नेस्ट का मतलब है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और यूनिसेफ, इन दोनों ने मिलकर तलाश प्रोग्राम की शुरुआत की है। तलाश का मतलब है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। यहाँ पर जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे सपोर्ट और उनको सपोर्ट किया जाएगा एजुकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। अब यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। इन्होंने एडिशनल फंडिंग इस पर्टिकुलर स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है, इसलिए फिलहाल में ये स्कीम न्यूज में है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें लो इनकम स्टूडेंट या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, डी नोटिफाइड या फिर सेमी नोमेडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरल के बच्चे हैं। ठीक है। अगर वो मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए नेशनल ओवरसीज स्कीम आपको देखने को मिलेगी। इसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसके अंदर 125 कैंडिडेट्स को एवरी ईयर सिलेक्ट किया जाता है जो पीएचडी या फिर मास्टर को परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहता है। कंडीशन ये है कि जो भी एप्लीकेंट होंगे उनकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज है उससे आपको पीएचडी या फिर मास्टर्स करने का मौका मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट करना चाहते हो तो मास्टर्स में आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए, और अगर आप मास्टर में एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% नंबर्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप नेशनल ओवरसीज स्कीम में, स्कॉलरशिप स्कीम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक एंड IAEA join force to boost nuclear power in the developing country। तो वर्ल्ड बैंक सभी को पता है, एंड वियना ऑस्ट्रिया बेस्ड यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है और दोनों मिलकर सेफ, सिक्योर एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे। ये एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी के बीच में साइन हुआ है। अभी 31 कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रखती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जो कि पूरी वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का केवल 9% है। तो 3 इंपॉर्टेंट की एरियाज में ये लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्ड नॉलेज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर फील्ड, जो अभी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, प्लांट्स हैं,
उनके लाइफ टाइम को या लाइफ पीरियड को एक्सटेंड करने में मदद करेंगे और एक्सेलरेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 189 मेंबर नेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीफाई, फिनटेक सिक्योर आरबीआई लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो पणजी मतलब गोवा बेस्ड आपको इंस्टीफाई देखने को मिलेगा। इसको रिसेंटली फाइनल अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए और ये ऑपरेट कर सकता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कुछ समय पहले वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया और पेपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट है ग्लोबल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट 2025। 2025 में टोटल कितने सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया गया है अर्थ की ऑर्बिट में। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट डेटा पब्लिश किया गया है जिसमें ट्रैक की गई है सैटेलाइट को और बताया गया है जून 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 12,952 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रही हैं और 2025 में 145 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट रशिया यूएसए की है, फिर रशिया की है, इंडिया की 136 सैटेलाइट है और इंडिया 7th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड लोन हैव ग्रोन एट द CAGR ऑफ 20% इन द लास्ट 5 ईयर। तो रिसेंटली प्राएक्सिस ग्लोबल अलायंस रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें बताया गया है कि लगातार भारत का जो गोल्ड लोन का मार्केट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। FY19 में भारत में $33 बिलियन का गोल्ड लोन का मार्केट था और 2024 में ये $83 बिलियन का गोल्ड लोन का मार्केट हो चुका है। मतलब हमारा जो गोल्ड लोन का मार्केट है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कितना कर रहा है, 20% से कर रहा है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड लोन के मार्केट का बारे में, तो सबसे ज्यादा आपका सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। सदर्न इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली डोमिनेट कर रहा है गोल्ड लोन के मार्केट में, 79% होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 2016 में बना था। एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है, 110 मेंबर कंट्रीज हैं और जोई जीआई इसके प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की बात की है इन द आदित्य बिरला कैपिटल फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर 1300 करोड़ रुपए का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड बाय द आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए थे उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कोई भी कंपनी इशू करती है, लेकिन ये जो डिवेंचर्स हैं इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आने वाले 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई बैन फॉर क्लोजर चार्जेस ऑन फ्लोटिंग रेट लोन टू एमएसएमई। अब यहाँ पे फोर क्लोजर चार्जेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है जिसने किसी बैंक से लोन लिया था। अब लोन आप लेते हैं तो ईएमआई होती है, आपको टाइमली ईएमआई पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हो सकता है आपके पास कहीं से सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आया हो और आप प्री पेमेंट करना चाहते हो, मतलब पहले ही आप सारे पैसे चुका देना चाहते हैं। तो जो प्री पेमेंट पेनाल्टी लगती है या फिर उसको ही हम प्री क्लोजर चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो फोर क्लोजर चार्जेस ऑल्सो नोन एज द प्री पेमेंट पेनाल्टी और द pre-closure charges are fee that lender impose when a borrower repay their loan before the agreed upon the loan term end। तो यहाँ पे क्या बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो एमएसएमई है मतलब जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनके ऊपर कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। तो आरबीआई हैज बार्ड बैंक certain NBFCs and the few more lender from levying foreclosure charges for repayment penalty or floating rate loan granted to the MSME। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है और ये 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो डायरेक्शन इशू किया, जो सर्कुलर पास किया है, ये आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज के लिए है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए है,
ये चार्जेस देखने को मिल जाएंगे कि आपको चार्जेस लिवाई नहीं करने हैं। लेकिन जो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या आरआरबीज हैं, उनके लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये जो एंटिटीज हैं ऑलरेडी नॉट अलाउड टू लिवाई एनी रीपेमेंट चार्जेस, any prepayment charges on loan with sanction amount or limit up to 50 lakh rupees। लास्ट न्यूज हम देख लेते हैं डिजिटल पेमेंट अवार्ड 24-25 के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो सेरेमनी थी वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई थी। 21 अवार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 10 अवार्ड जो है वो टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स को दिए गए हैं और 11 जो अवार्ड्स हैं वो अलग अलग फिनटेक कंपनीज को 3 अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं: इमर्जिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट विनर्स के बारे में, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अवार्ड मिला है पंजाब नेशनल बैंक को, बीओबी को और यूको बैंक को। ठीक है। पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, बीओबी का बड़ौदा गुजरात में है, यूको बैंक का कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। पेमेंट बैंक में मैंने आपको बताया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अवार्ड मिला है। फिनटेक कैटेगरी में फोन पे को अवार्ड मिला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक और सिटी यूनियन बैंक को अवार्ड मिला है एंड इंडसइंड बैंक को अवार्ड मिला है। वही स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको सभी बैंक याद रखने हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे जुलाई मंथ के वीक 2 के बैंकिंग करेंट अफेयर्स। बहुत जल्दी हम वीक 3 के करेंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेक केयर।